फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स। बहुत बड़ा मुद्दा है किसी भी स्टोर की सुरक्षा, ध्यान रखिएगा। अब सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि जितने भी चोर होते हैं या इंट्रूडर्स होते हैं, घुसपैठिए होते हैं या बर्गलर्स होते हैं, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट होता है कि किसी भी तरीके से किसी स्टोर में हाई वैल्यू स्टॉक कंटेंट जो है उसको किस तरह से चुराया जाए। हाई वैल्यू जो स्टॉक कंटेंट होता है उसका मतलब होता है जो बहुत ही एक्सपेंसिव है या जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, उस स्टॉक को कैसे चुराया जाए। अब मैंने एक वर्ड यूज किया था, इंट्रूडर्स एंड बर्गलर्स, थीव्स के साथ साथ। देखो, चोर वो व्यक्ति होता है जो सिंपल बिना किसी इरादे के आता है और उसने चोरी कर ली, बहुत बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होता है। इंट्रूडर्स होते हैं जो घुसपैठिए होते हैं, पहले वो आपके साथ मिक्स होंगे, फिर धीरे से वो अपने टारगेट को, अपने इंटेंशन को अंजाम देते हैं। और बर्गलर्स वो होते हैं जो पहले नहीं घुसते, पहले पूरी सेंधमारी करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सेंधमार। तो पहले सेंध लेते हैं, यानी पूरी इंक्वायरी कर लेते हैं, पूरी उसकी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में वो सारी सिक्योरिटी सिस्टम, हो सकता है वो सारा कौन कब आता है, कब जाता है, अलार्मिंग सिस्टम क्या है, कब क्या कहाँ जा सकता है, कौन कितने आदमी कितने समय पर होते हैं, वो सब बर्गलर्स होते हैं। बर्गलर्स का मतलब है जो सेंधमारी करके चोरी करता है। सबका टारगेट तो चोरी है, लेकिन हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है। तो बर्गलर्स पूरी तरह से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करके आते हैं। उन्हें पता होता है कि कहीं भी, चाहे वो घर हो या स्टोर हो, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो या डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, उन लोगों को पता होता है कि जहां वो अपना टारगेट फिक्स कर रहे हैं वहां कौन कब कहाँ आता है, जाता है, अलार्मिंग या सिक्योरिटी सिस्टम क्या क्या है, और कहाँ पे कौन सी चीज रखी हुई है। ये सारी चीजों की वो पहले से इंक्वायरी करते हैं, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं और फिर वो अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं एज पर द टारगेट। तो किसी भी स्टोर मैनेजर या सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना केवल वो अपने चोरों से या अपने बर्गलर्स या इंट्रूडर्स से अपने स्टोर की रक्षा करेगा, बल्कि अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को इतना साउंड करेगा कि इन लोगों में वो ये काम करने का जो हौसला है वो बढ़ने ना पाए। तो इसी के लिए स्टोर्स अपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स को बहुत बार टाइट भी करते हैं, बहुत बार रिवाइज भी करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि ये जो चोर हैं, घुसपैठिए हैं या सेंधमार हैं, वो लोग कौन होते हैं। मैं आपको हर एक चीज की डेप्थ बताती हूँ। चाहे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं क्लास केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देती हूँ, मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देती हूँ मेरी क्लासेस। तो आपको जरूर इससे फायदा होगा कि आपकी नॉलेज तो अपडेट होगी ही होगी। हालांकि मेरी तो आपके लिए विशेष है कि आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा क्लिक करें और बहुत अच्छे से अपने टारगेट्स को अचीव करें। बाय बीइंग अ टीचर मैं हमेशा आपको एक नॉलेज देना चाहूंगी। मैं बियॉन्ड द बुक्स पढ़ाती हूँ और ये आपने मेरे वीडियोस में देखा भी होगा। आपके टेक्स्ट जो सिलेबस का है उसके अलावा मैं कई ऐसी चीजों की आपको जानकारी बीच बीच में देती हूँ जो आपके लिए ना केवल अपडेट करती होंगी बल्कि लॉन्ग टाइम वो नॉलेजेबल भी होंगी और वैल्यूएबल भी होंगी। जब ये बात समझ में आ गई कि सिक्योरिटी में हमें क्या क्या करना होता है, तो देखो हम नीड्स क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है स्टोर्स की सिक्योरिटी की। तो देखो, हम देखना चाहते हैं हमारा जो रिस्क है, जो जोखिम है या जो खतरा है, उसका असेसमेंट क्या करना है, कैसे करना, और उसको रिव्यू करना है। हमें अपने जोखिमों का ना केवल असेसमेंट करना होता है बल्कि रिव्यू भी करना होता है। अब ये जो दो शब्द है, असेसमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं आंकलन करना। अपने जोखिमों का आंकलन करना और साथ में उनकी समीक्षा करना, रिव्यू करना। यानी हमारा जोखिम क्या है, अगर हमें ये समझ में आ जाता है तो अब समीक्षा करनी है इस जोखिम से हमें ओवरकम कैसे करना है। तो इसके लिए हमें कौन से सिक्योरिटी सिस्टम्स को अडॉप्ट करना होगा। देखो, सिक्योरिटी सिस्टम्स की अगर मैं बात कहूंगी तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन इलेक्ट्रिकल, नॉन टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे सिस्टम्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं और बहुत पुराने समय से बहुत सारे सिस्टम्स को फॉलो किया जा रहा है।
ये डिपेंड करता है कि जो सिस्टम को यूज कर रहा है उसकी खुद की कितनी नॉलेज है और जो उसका स्टोर है वो क्या डिमांड करता है, साथ में हमारी टेक्नोलॉजी प्रिवेल कर रही है उसमें किस लेवल पे हम चल रहे हैं। अगर मैं आपको बात कहूँ तो इस समय हम अगर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 4.0 इरा में जी रहे हैं। 4.0 इरा में जी रहे हैं। कैसे, अब इसको भी समझ लो। 1.0 वो था जब स्टीम इंजन बना था, ध्यान देना, भाप का इंजन जब आया था तो वो भी एक टेक्नोलॉजी थी। 2.0 तब था जब हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी आई थी। 3.0 तब था जब हमारे पास में कंप्यूटर आया था। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ। देखो, इलेक्ट्रिसिटी आना और कंप्यूटर का हमारे जीवन में आना दो अलग अलग घटनाएं थी। तो सबसे पहले भाप का इंजन आना, उसके बाद में हमारा बिजली का आना हमारी लाइफ में, हमारी कॉमर्स में, उसके बाद में कंप्यूटर का आना, एंड नाउ वी आर लिविंग इन डिजिटलाइजेशन। अब हम डिजिटलाइज्ड हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग, ऑल द थिंग्स आर सर्कुलेट अलोंग विद द इलेक्ट्रिसिटी। तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉम्बिनेशन हुआ, दैट इज द डिजिटलाइजेशन। वी आर लिविंग इन 4.0 टेक्नोलॉजी इरा। इरा का मतलब होता है युग। इस जमाने में जी रहे हैं हम। तो इस समय हम जब जी रहे हैं तो हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल, नॉन टेक्नोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं सिक्योरिटी के, जिनको हम अपने समय समय पर अपनी समझ के हिसाब से यूज करते हैं। ये क्लास हमारी बहुत लंबी जाने वाली है और मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि इसको मैं 2 वीडियोस में कवर करूँ। एक में ये कवर होगी नहीं, जल्दबाजी करने की मेरी आदत नहीं है और मैं आराम से आपको चीजें डेप्थ में समझाती हूँ। तो कोशिश करते हैं आज कहाँ तक होती है, नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे बढ़ूंगी। जब आपको ये समझ में आ गया कि रिस्क का हमें ना केवल आंकलन करना है बल्कि हमें रिस्क का रिव्यू भी करना है, जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम क्राइम प्रिवेंशन कंसल्टेंट सर्विसेज की भी हमें जरूरत पड़ती है। इसका मतलब समझ लो, क्राइम प्रिवेंशन यानी अपराध को रोकना। अपराध को रोकने के लिए कई ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस काम में अपनी सेवाएं देते हैं। हमें उनकी सर्विसेज भी हायर करने की जरूरत होती है। हम सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, स्टोर की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो स्टोर की सिक्योरिटी के लिए अगर हमारी अपनी समझ ना काफी साबित होती है तो वी कैन ऑल्सो हायर द कंसल्टेंट सर्विसेज रिलेटेड टू द क्राइम प्रिवेंशन। तो ये चीजों की भी हमें जरूरत पड़ती है और हम उन्हें हायर भी करते हैं क्योंकि उनकी एक्सपर्ट नॉलेज और उनका एक्सपीरियंस जो होता है वो हमारे स्टोर की सुरक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। अब आपको मैं बताती हूँ करते क्या है। एक्सेस करते हैं हमारे कंट्रोल सिस्टम को। हमारा कंट्रोल सिस्टम है क्या, क्या कर रहे हैं हमारा कंट्रोल सिस्टम, हम किस तरह से अपने स्टोर की सिक्योरिटी को करते हैं। अब हमें ये चीज देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सेस करने के लिए, अपने कंट्रोल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हमें 3 चीजों पे गौर करना चाहिए। नंबर 1 चीज होती है, क्या हमारे पास में एप्रोप्रिएट जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं वो पर्याप्त है या नहीं है। एडिक्वेट, एप्रोप्रिएट, उचित है या नहीं, पर्याप्त है या नहीं, वो चीज का भी हमें समीक्षा करनी होगी कि आज हमारे पास में जो सिक्योरिटी सिस्टम है क्या वो पर्याप्त है, क्या वो उचित है। ये सारी चीज यानी सफिशिएंट है, एप्रोप्रिएट है, एडिक्वेट है, इन सारी चीजों का आकलन करना होगा। इसके अलावा हमारी जो रिस्क है उसको ना केवल हमें आइडेंटिफाई करना होगा यानी कि पहचानना होगा, बल्कि ये भी देखना होगा वो किस तरह की रिस्क है। जैसे मैंने आपको फायर साइंस जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था 4 तरह की फायर होती है। क्लास ए से लेकर क्लास डी तक की फायर होती है। बिल्कुल ऐसे रिस्क भी बहुत तरीके की होती है। उन रिस्क के स्केल को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। हाई रिस्क, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, नॉर्मल रिस्क, कैजुअल रिस्क, इस तरीके की चीजें होती है। तो ये रिस्क जो है वो किस लेवल की है और किस तरह की है, इसको हमें पहचानना होगा। आगे की बात होती है जो भी हम ट्रेंड या पैटर्न यूज कर रहे हैं सिक्योरिटीज के लिए या क्रिमिनल इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, वो कैसे हैं। जो ट्रेंड चल रहा है या ये जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं लोग, अब यहाँ पे लोग का मतलब है आपके कॉम्पिटिटर्स या मार्केट, वो सारी चीज। कई बार होता है हमारे लोकल मार्केट में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा उससे ऊपर जाते हैं तो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी सिस्टम या पैटर्न्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो वी कैन प्रोवाइड द हाई सिक्योरिटीज टू अवर स्टोर्स।
राइट। तो ये सारी चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। तो इन 3 चीजों को हमें सबसे पहले समीक्षा करनी होती है। हमारी जो जोखिम है वो कितनी है, किस लेवल की है, साथ में हमारे जो मेजर्स है, सिक्योरिटी मेजर्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो सफिशिएंट है, साथ में हम जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वो क्या चल रहा है। कहीं हम पुराने ट्रेंड्स तो नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर आज दुनिया में सिक्योरिटी सिस्टम्स चेंज हो गए हैं, उनका पैटर्न चेंज हो गया और आज भी हम वही ताला और चाबी बस उसी को हमारी सिक्योरिटी का आधार बना रहे हैं, तो हो सकता है हम आउटडेटेड वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को हमें एक्सेस करना होता है, ये हमारे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है। अब मैं आज आपको पहले 2 टर्म समझाना चाहती हूँ, ध्यान देना। जब भी हम सिक्योरिटी ऑफ स्टोर की बात करेंगे, ये 2 टर्म आपको पता होनी चाहिए, श्रिंकेज और स्वीट हर्टिंग। श्रिंकेज और स्वीट हर्टिंग दोनों का मतलब समझिए। अब श्रिंकेज क्या होता है, पहले इसका मतलब समझो। साल की शुरुआत में जो ओपनिंग स्टॉक था आपके स्टोर में, वो प्लस जो आपने सेल कर दिया वो, प्लस जो आपने रिसीव किया वो, इन तीनों की जब कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन का मतलब है जब आपके साल के स्टार्टिंग में जो ओपनिंग स्टॉक था उसमें आपने जोड़ा होगा जो परचेज किया यानी रिसीव किया, जोड़ लिया। इसमें से आपने सेल जो किया वो घटा दिया। इसमें से आपने जो क्लोजिंग में आपका जब वेरिफिकेशन करते हैं स्टॉक का, वो जो बैलेंस आया था उसको भी घटा दिया। अब भी अगर कोई चीज बच रही है, पता नहीं चल रहा है कहाँ है, दैट इज श्रिंकेज। ये कहाँ संकुचित हो रहा है, ये कहाँ सिकुड़ रही है चीजें। मान लीजिए 1000 आइटम से आपके स्टोर में एट द ओपनिंग स्टॉक आपने 500 यूनिट्स और खरीदी थी, तो 1500 हो गया। 1500 में से आपने 800 को बेच दिया। साल के एंड में 800 को आपने बेच दिया। 1500 में से 800 को हटा दो, बच गया 700। आपका क्लोजिंग स्टॉक ये कह रहा है कि 650 ही हमारे पास में। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 700 होना चाहिए था, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर इट मस्ट बी, इट शुड बी, बट इट इज नॉट लाइक दैट। होना चाहिए था 700, है कितना? 650। ये 50 का डिफरेंस श्रिंकेज, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। ये है श्रिंकेज। अब श्रिंकेज में बहुत सारी चीजें हो जाती है। देखो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, श्रिंकेज का मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्लोजिंग स्टॉक जो होना चाहिए था और जो है, इन दोनों के बीच में अगर कोई गैप होता है वो श्रिंकेज कहलाता है। फिर से समझ लेना, what the closing stock should be and what the closing stock is. इन दोनों का डिफरेंस, the difference between the closing stock should be and the closing stock in hand, इनका जो डिफरेंस है that is the shrinkage. इसको कमी, घटोतरी, संकुचन या छिपाव ये कहते हैं। जब श्रिंकेज का मतलब समझ में आ गया तो आप समझो श्रिंकेज के पीछे 4 कारण काम करते हैं, 4 फैक्टर्स काम करते हैं। कौन से 4 फैक्टर्स? सबसे पहले हमने बुक कीपिंग में या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एरर कर दी हो। जब हमने खाता बही में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, डबल एंट्री सिस्टम होता है ना, होता तो है, लेकिन हमने कहीं उसमें गलती कर दी तो श्रिंकेज हो सकता है। एक कारण ये इरादतन नहीं होता, गैर इरादतन होता है, नॉन इंटेंशनल एरर कहते हैं इसको, पर हो तो गई ना, एरर तो है ना, वो तो फिर वो हम ऑडिट करेंगे और वापस से उसको टैली करेंगे, क्रॉस टैली करेंगे, तब कहीं जाकर के मिले नहीं मिले वो वाली सारी चीजें हैं, पर है तो श्रिंकेज ही। तो इसका एक कारण हो सकता है मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव एरर या बुक कीपिंग एरर हो जाए। आगे बढ़ो। एम्प्लॉय थेफ्ट, जिस कर्मचारी को आपने अपने स्टोर में रख रखा है उसने ही उस चीज को चुरा लिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक बताता तो कुछ और है, पर बताना चाहिए कुछ और था। ये बीच का डिफरेंस किस कारण से आया कि वहां पे काम करने वाले लोगों ने उसकी कोई एंट्री नहीं करी और चीज को चुरा ली। एम्प्लॉय थेफ्ट वन ऑफ द रीजन। एक और वेंडर फ्रॉड, फ्रॉड हो सकता है, कपट करना। मतलब चोरी और कपट में देखो अंतर है, ध्यान रखना। फ्रॉड और थेफ्ट में अंतर होता है। क्या अंतर होता है पहले अपने आप से पूछो, फिर मैं आपको बताती हूँ। फ्रॉड कपट है, इल इंटेंशन होती है इसके पीछे। चोरी में भी इल इंटेंशन होती है, ध्यान रखना। लेकिन फ्रॉड में आप
दुर्भावना रखते हो लेकिन दिखाते ऐसे हो कि आपके पास में गुड इंटेंशन है, जबकि थर्ड जो होता है वो गुड इंटेंशन ही शो करता है और गुड इंटेंशन ही उसकी दिखाई देती है। वो अपने आप को सामने नहीं लाता, वो ना अपने आप को सामने लाता है, ना ही वो ये बताता है कि मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी। लेकिन फ्रॉड करने वाला व्यक्ति वो होता है जो रखता तो दुर्भावना है पर दिखाता है सद्भावना, गुड फेथ शो करता है पर बैड इंटेंशन के साथ में डील करता है। आप समझिएगा, मैं लॉ की टर्म्स को बता रही हूँ। ये जो बैड इंटेंशन है या इल इंटेंशन है, ये फ्रॉड से जुड़ी हुई चीजें हैं। कपट करने वाला व्यक्ति ज्यादा खतरनाक होता है चोरी करने वाले से भी। आपको मेरे कहे का मतलब भी समझ में आ रहा होगा और उसकी गहराई भी समझ आ रही होगी कि वास्तव में चोर इतना बुरा नहीं है जितना कपटी बुरा है, क्योंकि कपटी को आप पहचान नहीं पाते। वो गुड फेथ आपको शो कर रहा होता है लेकिन इंटेंशन उसका खराब है। जबकि थेफ्ट करने वाला जो व्यक्ति, जो थीफ है ना, चोर जो है ना, वो बैड इंटेंशन ही रखता है और वो आपके सामने नहीं है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। फ्रॉड करने वाले में क्या होता है, वो व्यक्ति तो आपके सामने है, वो जो चोर है वो आपके सामने हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन वो शो नहीं करता कि मैंने चोरी नहीं की। लेकिन फ्रॉड वो व्यक्ति होता है जो ये शो करता है कि मैं तो बिल्कुल सच्चा आदमी हूँ, मैं तो बिल्कुल गुड फेथ का आदमी हूँ, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। और तो और साथ में वो ये और कह सकता है कि जिस व्यक्ति ने ये काम किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, करा उसी व्यक्ति ने। ऐसे लोग फ्रॉड ही होते हैं। ये भी एक कारण है, वेंडर फ्रॉड कहते हैं इसको। अब आगे बढ़ो, शॉपलिफ्टिंग। शॉपलिफ्टिंग क्या होता है? अब शॉपलिफ्टिंग का मतलब होता है जब एक कस्टमर है आपकी दुकान में आया, उसने जो माल को खरीदा उसका तो उसने बिल पे कर दिया, लेकिन कई बार आपने देखा होगा शॉपलिफ्टिंग में जो कस्टमर आया है उसने अपने बैग में कोई सामान छुपा लिया, कोई कपड़ों में सामान छुपा लिया। एक तरह से स्टीलिंग होती है, चोरी ही होती है वो, लेकिन चोर भी नहीं होता है। चोरी तो होती है पर वो करने वाला व्यक्ति चोर नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता। इसको बोलते हैं स्टीलिंग, इसको शॉपलिफ्टिंग भी बोलते हैं। दुकान से कोई उठाई गिरा नहीं बोलते अपन हिंदी में, उठाई गिरा टाइप। तो ये उठाई गिरा भी हमारे लिए श्रिंकेज का एक रीजन हो जाता है। उठाई गिरे लोग जो होते हैं कपड़ों में सामान छुपा लेते हैं, पर्स में सामान छुपा लेते हैं, बैग में या झोले में, किसी भी तरीके से आपकी नजर चुरा करके या कैमरे की नजर चुरा करके वो ये काम करते हैं, उसको बोलते हैं शॉपलिफ्टिंग। तो शॉपलिफ्टिंग भी एक टर्म बताई मैंने अभी आपको, श्रिंकेज भी एक टर्म बताई। शॉपलिफ्टिंग इज वन ऑफ द रीजन ऑफ श्रिंकेज। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक और नई टर्म बता रही हूँ आपको, स्वीट हार्टिंग। आपको सुनने में ऐसा लग सकता है जैसे मैं स्वीट हार्ट बोल रही हूँ, है ना? किसी बहुत ही डियर व्यक्ति को बोलते हैं, प्रिय व्यक्ति को बोलते हैं स्वीट हार्ट, राइट? इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थोड़ा लेना देना है भी। अब कैसे लेना देना है और क्यों मैं सिक्योरिटी में ये बात कर रही हूँ तो ध्यान दीजिएगा। स्वीट हार्टिंग का मतलब होता है जब किसी स्टोर में, किसी रिटेल शॉप पे या स्टोर में आप अपने किसी नियर डियर को, जिससे आपका कोई अफेक्शन, प्रेम, व्यवहार होता है, लगाव होता है, उसको आप या तो कम मूल्यों में सामान दे देते हो या आप उसका स्कैन ही नहीं करते हो प्राइस टैग को, या उसे ऐसे एज अ गिफ्ट दे देते हो, और ये सारी चीजें जब करते हो उसको हम बोलते हैं स्वीट हार्टिंग। आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति को उतना प्राइस नहीं दे रहे हो और बता भी नहीं रहे हो अपने कैश बुक में कि इसका प्राइस क्यों कम लिया गया। आप समझ रहे? या तो उसका बिल ही नहीं बनाओगे, या स्कैन ही नहीं करोगे, और या उसको गिफ्ट कर दोगे, कुछ भी कारण हो सकता है, उसको स्वीट हार्टिंग बोलते हैं। ये भी एक कारण होता है हमारे श्रिंकेज का। श्रिंकेज का एक कारण ये भी है। तो अभी तो आज आपको मैंने सिक्योरिटी सिस्टम तो बताना शुरू ही नहीं किया। सिक्योरिटी से पहले कई ऐसी चीजें हैं जो क्यों हमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है उसको समझना जरूरी है। हमें ये तो पता है सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, पर क्या ऐसे कारण है जब हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है तो हमें एक्सेस करना पड़ता है हमारे कंट्रोल सिस्टम को कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, और ऐसे कौन से कारण है कि हमें सिक्योरिटी करनी पड़ती है। तो इसका मतलब हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हमारा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जब हम देख लेते हैं तो हमारा को, जब हमने ये भी देख लिया हमारा मैनुअल सिस्टम क्या है, यानी हमारे इंटरकॉम्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, की लॉक्स वगैरह, कीपैड लॉक्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो जिसमें हम अपन स्वाइप कार्ड्स वगैरह करते हैं या फॉक्स वगैरह करते हैं, वो सारी चीजें हमारी क्या है वो तो सब समझ में आ रहा है। लेकिन
श्रिंकेज टर्म को बिना समझे अगर आपने सिक्योरिटी किया तो मेरे हिसाब से आपने आधा काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चारों चीज बता दी है, स्ट्रीट हर्टिंग भी बता दिया है। आज की क्लास के लिए इतना ही बताऊंगी। ये हाफ जो रह गया हमारा, जो लॉस प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की सहायता भी लेंगे और नॉन इलेक्ट्रिसिटी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हम यूज करेंगे। ये सारा टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। आज के बोर्ड पे जो आपको नजर आ रहा है, ये मैंने यहाँ हाफ पढ़ाया है, क्योंकि हाफ अभी पहले समझ में आएगा, तब हम इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे जो सिक्योरिटी प्रिवेंशन या स्टोर की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आज की क्लास के लिए इतना ही करूंगी। उम्मीद करूंगी कि आपको ये क्लास समझ में आएगी। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली।